बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक लेंथी टॉपिक है, हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है, और इसको एक से ज़्यादा लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR spectroscopy. NMR stands for nuclear magnetic resonance. NMR stands for nuclear magnetic resonance, ठीक है। न्यूक्लियर रिलेटेड टू न्यूक्लियस, मैग्नेटिक रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड रेजोनेंस मैचिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज नोन एज रेजोनेंस। ये हमें फिजिक्स के टर्म रिमाइंड करवाता है, ठीक है। टू फ्रीक्वेंसीज, जहां पर दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करते हैं उसे हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की डिटेल में जाने से पहले हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट फील्ड्स में यूज होते हैं। अगर बायोफील्ड की बात करें तो बायो लैब्स में बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, उनकी स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। इसी तरह केमिकल इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए यूज करते हैं। नंबर थर्ड जो हम यूज करते हैं इसका ज़्यादातर, वो होता है मेडिकल फील्ड में। एमआरआई जो होती है वो बेसिकली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेस पर वर्क करती है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं जो हमने डिस्कस किए। अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को देखेंगे, देन इसे डिटेल में थोड़ा सा लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन जो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो 1945 में टू अमेरिकन साइंटिस्ट थे, टू अमेरिकन साइंटिस्ट, तो अमेरिकन साइंटिस्ट फ्लेक्स ब्लोच और एडवर्ड पर्सल, इन दोनों ने फर्स्ट टाइम क्या की थी, डिस्कवर की थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज 1945 में टू अमेरिकन साइंटिस्ट एडवर्ड पर्सल और फ्लेक्स ब्लोच ने किया था। देन 1952 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया इस इनके वर्क की वजह से। अब आते हैं हम बेसिक डेफिनेशन की तरफ। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक which is based on absorption of radio frequency region, electromagnetic radiations by the nuclei of atoms. मतलब इसका ये है कि जो एटम्स के न्यूक्लियाई होते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके हमें सिग्नल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम। उसको हम स्टडी करते हैं और कहते हैं कि ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है।
तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि क्या तमाम के तमाम एटम्स उनके न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं? तो इसका आंसर ये है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव नहीं होते। हमारे पास चंद एक स्पेसिफिक एनएमआर एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनमें हाइड्रोजन C13, N15, ठीक है, इसी तरह F90, P31 etc. ये कुछ एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स, स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोटॉन एनएमआर की, ठीक है। हम यूज करेंगे हाइड्रोजन को, प्रोटॉन एनएमआर को हम यूज करेंगे और इसी को हम डिटेल में देखेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिटेल में देखेंगे, तो इसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करें, ठीक है। तो अब रीजन क्या है कि हम ये चंद एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स को ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों यूज करते हैं, यही क्यों एनएमआर एक्टिव होते हैं, बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं होते। इसकी रीजन ये है कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर ओड होता है वो एनएमआर एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एनएमआर एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एनएमआर एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ओड होगा और एटॉमिक नंबर भी ओड होगा, ठीक है, वो एनएमआर एक्टिव होंगे। जिनका एटॉमिक मास इवन हो और एटॉमिक नंबर ओड हो, या फिर एटॉमिक मास ओड हो एटॉमिक नंबर इवन हो, तो इस तरह का सीक्वेंस जिन एलिमेंट्स में पाया जाता है वो एनएमआर एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ओड की बात करें तो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या है? ओड है। इसी तरह C13 है हमारे पास, सॉरी ये आएगा N14, ठीक है, ये एनएमआर एक्टिव होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ओड, ठीक है, और एटॉमिक मास क्या है? इवन। इसी तरह हमारे पास है C13, एटॉमिक नंबर इवन, ठीक है, और एटॉमिक मास क्या है? ओड, ठीक है। तो अब देखते हैं एनएमआर इनएक्टिव एलिमेंट्स, एनएमआर इनएक्टिव एलिमेंट्स। एनएमआर इनएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों क्या होते हैं? इवन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या है? इवन है, ठीक है। तो ये एनएमआर इनएक्टिव होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि वही एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ओड हो वो एनएमआर एक्टिव होते हैं, जबकि जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इवन हो, ठीक है, वो एनएमआर एक्टिव क्यों नहीं होते। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। अच्छा, इस सारे को हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ओड होता है उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है। वो एलिमेंट्स जिनके पास ये प्रॉपर्टी होगी न्यूक्लियर स्पिन की वो एनएमआर एक्टिव होंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे, ठीक है। वो एलिमेंट्स जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी न्यूक्लियर स्पिन, वो एनएमआर इनएक्टिव होंगे। अब ये न्यूक्लियर स्पिन क्या चीज है, न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे जब हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर को स्टडी करेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आज के लेक्चर में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।